तो एक ही चीज समझ में आई कि कम पैसे में एक ही काम होता है, शेयर मार्केट में निवेश और ट्रेडिंग। और 1998 में मैंने जॉब करी। 1999 में मैं बन गया ट्रेडर कम इन्वेस्टर। और मैंने जो पहला स्टॉक निवेश के लिए चूज करा वो था निवेली लिग्नाइट। उस समय सिर्फ बीएससी पे लिस्टेड था। काफी लोग अब निवेली लिग्नाइट को जानते नहीं होंगे क्योंकि इसका नाम बदल चुका है। आज का नाम इसका एनएलसी इंडिया है। तो इसको 8 साढ़े 8 रुपए के अराउंड मैंने स्पॉट करा, रिसर्च करी और ये समझ में आया ये स्टॉक 100 रुपीज हो जाएगा गोइंग हेड, एनएससी पे भी लिस्टिंग होगी, अच्छी कंपनी है। तो जो 1.5 पौने 2 लाख रुपए का बजट था उसमें से 10,000 शेयर इसके लेके रखे हमने और साथ में मैं ट्रेडिंग कर ही रहा था। और चलते चलते क्या हुआ, सितंबर 11 के अटैक हुए। जब अटैक हुए तो मैंने स्टॉक्स बोरो कर रखे थे और शॉर्ट कर रखे थे और मेरे को 5 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। मुनाफा देख के तो भैया मैं भी मतलब कि थोड़ा सा पागल हो गया। मुझसे आधा पागल मेरा ब्रोकर हो गया। और मेरा जो ब्रोकर है उसने अपनी लग्जरी गाड़ी मेरे घर भेजी और मुझे बुलाया अपने ऑफिस में। कहता बंसल जी आप तो ग्रेट हो। तो मैं भी भैया जो बोलते हैं ना आज की डेट में सीना 56 इंच का हो गया, मेरा सीना 56 इंच का हो गया। तो मेरे से उन्होंने अपना पोर्टफोलियो दिखाया कि क्या करें, तो मैंने कहा बेचो। उनको इतना बेचने का ज्ञान दिया और मैंने भी अपना निवेली लिग्नाइट जो मैंने 8 साढ़े 8 रुपए के अराउंड लिया था 12-13 रुपए के अराउंड अगले को बिकवाते बिकवाते खुद भी मैंने बेच दिया। और ये मेरे जीवन की पहली निवेश था और ये पहली मिस्टेक थी क्योंकि भैया गलती करके ही समझ में आया कि ट्रेडिंग अलग है, निवेश अलग है। जैसे आज हम सबको बोलते हैं कि निफ्टी में सिप करो, सेंसेक्स 1980 में 100 का था, आज 60,000 का है। कंपाउंडिंग देखो 600 टाइम्स हुआ है। भाई बीच में अगर आप देखो तो 1984 में इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, बाबरी मस्जिद हुआ, राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, लेमन क्राइसिस आया, नोटबंदी आई, फिर सबका बाप कोविड आया। तो भैया जो निवेश है ना वो कठिन समय से निकलना पड़ता है। और एक कहावत भी है कि कठिन समय में, जिस तरीके से दोपहर के समय में शेडो जो होती है, परछाई कम हो जाती है, तो जब परछाई कम हो जाए तब घबराना नहीं चाहिए। ये मार्केट की लर्निंग है। और मैंने भी पैनिक में अपना निवेली लिग्नाइट बेचा। तो ये मेरी पहली मिस्टेक थी, ये तो गलती मैंने करी। दूसरी गलती मैंने क्या करी, जो प्रॉफिट कमाया था 5 लाख रुपए का, दोस्तों को लिया, टैक्सी बुक करी और दिल्ली से शिमला, मतलब कि एसी कार उस जमाने में बहुत बड़ी बात होती थी, गए और आए दोस्तों के साथ। तब पता चला भैया बाजार में ट्रेडिंग में भी रोज रोज पैसा नहीं बनता है। तो भैया चल रहा था, 2001 निकला, ट्रेडिंग चल रही थी क्योंकि 2001 के बाद मार्केट में पैनिक आया था। और कोई हम मतलब कि इतना विजनरी नहीं था कि मैं नीचे के भाव पर खरीदूं, इतना विजन नहीं था। ट्रेडिंग चल रही थी और चलते चलते क्या हुआ, मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि बेटा कुछ ना निवेश करो रियल एस्टेट के अंदर। और गुड़गांव के अंदर गोल्फ कोर्स के सामने एक सोसाइटी थी, सरस्वती कुंज सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, वहां पे जमीन सस्ती थी। तो वहां पर उन्होंने लगभग मेरे को 28 लाख रुपए में 700 गज जमीन, वो जमीन मुझे दिलाई और पूरा का पूरा 14% पे लोन था, अनसिक्योर्ड लोन था। और टोटल स्कैम जी। सोसाइटी का ऑफिस था कश्मीरी गेट में, बाटा के शोरूम के साथ, मतलब कि बाटा का शोरूम कश्मीरी गेट में हर एक ने देखा होगा, उसके साथ एक गली जाती है जिसको चाबीगंज बोलते हैं। रात को वो ऑफिस खोलता था, रजिस्ट्री वो कर नहीं रहा था। टोटल स्कैम। मतलब कि स्कैम तो बाद में पता चला। 2002 में जमीन ली और खुश थे भैया, किश्तें भर रहे थे। और दिसंबर 2002 में जीवन में एक हसीन मोड़ आया और मैं 1 से 2 हुआ। जैसे बोलते हैं ना कि पत्नी अपना भाग्य लेके आती है, तो मेरी शादी हुई और पत्नी अपना भाग्य लेके आई। बट भाग्य से पहले कठिन समय चल रहा था और 2004 में समझ में आया कि यहाँ टोटल स्कैम है। और सोसाइटी पे, सरस्वती कुंज सोसाइटी पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठ गया। काफी पैनिक था मुझको, मतलब कि रात को नींद नहीं आती थी, दिन में नींद आती थी कि आसपास सब बैठे हुए हैं, मम्मी हैं, डैडी हैं, वाइफ बैठे हुए हैं। तो घबराहट थी काफी। तब मेरी वाइफ ने मुझे बोला, दिसंबर 2004 में उन्होंने बोला कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, आप अपना हुनर ना बाहर दिखाओ। मतलब कि पैनिक में, प्रेशर के अंदर तो कोई भी व्यक्ति परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो मुझे मोटिवेट करा कि मैं जॉब करूं। और मार्च 2005 में मैंने जॉब ज्वाइन करी, ब्रोकिंग फर्म को मैंने ज्वाइन करा और वहां से मेरा जीवन बदला। और वहां खास बात क्या थी, जून 2005 में मैंने जेपी एसोसिएट्स को स्पॉट करा 32 रुपीज पर। और मतलब कि मेरे जो ब्रोकिंग फर्म के मालिक थे, उन्होंने, उनको मैंने 3 लाख शेयर उन्होंने खरीदे, 32 रुपीज पे खरीदे। मैंने पूरा टेक्निकल, पूरा फंडामेंटल रिसर्च उनके साथ शेयर करा और इसी को हमने अक्टूबर या सितंबर वगैरह में 2007 के अंदर, 2 साल बाद 180 रुपए पे बेचा। 3 लाख शेयर्स थे और मुझको इसमें इंसेंटिव मिला, 15 लाख रुपए का इंसेंटिव मिला।
बड़ा खुश हुआ, पार्ट पेमेंट करी लोन की, बट जैसे होता है ना बैक टू बैक चीजें हिट होती हैं। इमीडिएटली नवंबर 2007 में मैंने रिलायंस पेट्रोलियम पर 2007 में एक सेल कॉल दिया, और रिलायंस पेट्रोलियम पे सेल कॉल क्या दी कि स्टॉक पानी की तरह गिरा, एकदम पानी की तरह गिरा, अफसाना बना। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया तो उस जमाने पे था नहीं, मतलब कि फ्रंट पेज की न्यूज बनी और स्टॉक गिरता ही गया। और क्विक मनी होता है ना, क्विक मनी उसके अंदर आया, और यहां से मतलब कि मेरे को काफी मोटिवेशन मिला, सीना 56 इंच का भी हुआ, क्योंकि मेरे जो कंपनी के चेयरमैन थे उन्होंने मुझे बोला कि कितना इंसेंटिव चाहिए। तो भैया मैं तो हतप्रत रह गया, पानी का ग्लास भी नहीं उठा पा रहा था। मैंने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला कि भैया मेरे ऊपर ये लोन है, पूरा लोन की रिपेमेंट प्लस इंटरेस्ट की रिपेमेंट कर दो। और उसके बाद मैं हो गया एकदम डेट फ्री। और जैसे ही मैं डेट फ्री हुआ तो फिर हवा में उड़ना शुरू हुआ, और उसके बाद मैंने अपनी जॉब को चेंज करा, दूसरी मैं ब्रोकिंग फर्म में गया। वहां जाके मैंने देखा कि यार यहाँ तो सब बड़े बड़े लोग हैं, ज्ञान देते हैं, टीवी पे आते हैं। और उस टाइम पर सीएनबीसी आवाज शुरू हुआ था, और उस ब्रोकिंग हाउस के लिए सीएनबीसी आवाज को कॉल निकालने का काम मेरा और मेल करने का काम मेरा। तो मैं मेल करता था। अब मेल तो मैं कर रहा था, वो मेल 4 लोगों को जाती थी, उनमें से एक व्यक्ति अनिल सिंघवी जी भी थे जो आज जी बिजनेस के एडिटर हैं। तो मैं मेल में लिखता था कि भैया कॉल मैं निकालता हूं, मुझको आप अपने चैनल पे बुलाइए, रिक्वेस्ट करता था। और मैं साथ में अपनी ब्रोकिंग हाउस में कॉन्फ्रेंस में भी बोलता था कि मुझको चांस दीजिए। बट चांस कहाँ होता है जी, सारा गेम जो है वो नेटवर्किंग का है यहाँ पर। तो धीरे धीरे मैंने, जब रेगुलर मेरी मेल जारी थी, सीएनबीसी आवाज ने देखा कि भैया परफॉर्मेंस है स्टॉक्स की, तो मुझे वहां पर चांस मिला। और उधर ब्रोकिंग हाउस में भी मेरी जो परफॉर्मेंस थी, स्टॉक पिक्स थी, वो अच्छी चल रही थी। और कंपनी जो थी, मेरे को लेके एक प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्लान था उनका, बुल्स आई। और जब मैंने वो ब्रोकिंग हाउस ज्वाइन किया था, तो मेरी सैलरी थी 40,000 रुपए की। इससे पहले जब मैंने जेपी और रिलायंस पेट्रोलियम को स्पॉट किया था जिस ब्रोकिंग हाउस में, वहां मेरी सैलरी थी 25,000 रुपीज प्रति माह की। तो कई लोग बोलते हैं ना हमने करोड़ों रुपए कमा लिए, भैया मेरी तो स्ट्रगल थोड़ी लंबी चली है। तो 40,000 रुपए की मेरी जॉब थी। जब बुल्सआई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा था तो मैंने बोला जी मेरी सैलरी बढ़ा दो। तो जिनको मेरी रिपोर्टिंग थी वो बोले यार तुम 5x की बात कर रहे हो। मैंने कहा सर परफॉर्मेंस देखो। मेरे को कॉन्फिडेंस था भैया, क्या है कि ना देखो, जब आप मांगते हो और आपको क्लैरिटी है कि नहीं मिलेगा तो मैं चले जाऊंगा, रिजल्ट वहीं देखने को मिलता है। और मेरे को 5x की सैलरी ऑफर हो गई, सब कुछ था मेरे पास, सिर्फ सैलरी क्रेडिट होना बचा था। बट जैसे होता है ना जीवन में हादसे होते हैं, मेरी जीवन फिर से एक करवट ली और पलटा। मेरे पिताजी जो मेरे रोल मॉडल थे, सबसे बड़े मेरे इन्फ्लुएंसर थे, जिनसे मैं इन्फ्लुएंस होकर स्टॉक मार्केट के अंदर आया था, मतलब कि आई लॉस्ट हिम इन 2009। तब मैंने वो ब्रोकिंग हाउस भी छोड़ा और मैंने कहा दोबारा से अपना काम करेंगे, क्योंकि मैं इस हालत में नहीं था कि 9 to 5 का मैं जॉब करूं। और दोबारा से अपने दम पर निवेश और ट्रेडिंग शुरू करी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ में आ चुकी थी। ब्लू चिप में निवेश करते थे और ट्रेडिंग करते थे, सब कुछ स्मूथ चल रहा था। बट मार्च 2020 में आया कोविड और उस समय हुआ पैनिक, मार्केट गिर रहा था, पोर्टफोलियो भी डाउन हो रहा था। भाई कहने की बात होती है कि शेडो है, बट पोर्टफोलियो पूरा डाउन, जान का खतरा, पोर्टफोलियो का खतरा, काफी ना मुझे पैनिक हो रहा था। और मैं काफी पैनिक में था, मतलब कि दिन में हाथ भी कांपते थे। तब मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि यार आप खुद बोलते हो कि बाय व्हेन द फियर इज ऑन द टॉप ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बाय व्हेन द ब्लड इज ऑन द स्ट्रीट, चाहे वो खून आपका क्यों नहीं हो। तो कह रहे जब इतना घबरा रहे हो तो लीवरेज लो, जो अभी तक लेते आए हो, मैं साथ खड़ी हूं। तो वहां मैंने निफ्टी निफ्टी को मैंने बाय करा 72-7300 के अराउंड। एचडीएफसी ट्विंस को मैंने बाय करा, जबकि कई बड़े दिग्गज लोग इन पे सेल की कॉल दे रहे थे। कोटक बैंक को बाय करा मैंने, मिड कैप को बाय नहीं करा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मल्टी बैगर बन गया, बट फुली लिवरेज रहा, लेकिन ब्लू चिप्स में रहा। एशियन पेंट्स को ऐड करा। और जो मेरा ड्रीम मनी था उससे ज्यादा का मैंने टैक्स दिया। कोविड वाले साल में 3 करोड़ से ऊपर का मैंने टैक्स भरा अपनी वाइफ के नाम पर। तो मेरा जीवन पलटा। और जिस तरीके से कहते हैं ना कि पैसा पैसे को खींचता है, तो भैया कॉन्फिडेंस आया। गोइंग हेड मैंने आईटीसी को 212 213 पर 1 लाख शेयर लिए और अपने यूट्यूब चैनल पर इसका कॉन्ट्रैक्ट नोट शेयर करा। कॉन्ट्रैक्ट नोट इसलिए शेयर करा क्योंकि लोग फेक स्क्रीनशॉट शेयर करते थे, और मैंने सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा था, मेरा एक ही मकसद था सोशल साइट्स पर कॉन्ट्रैक्ट नोट शेयर करने का, कि लोगों को मोटिवेशन मिले। देखिए एक चीज ली आपने, बढ़ने के बाद तो बहुत लोग बोलते हैं मैंने ये करा था, जब लिया उस समय मैक्सिमम रिस्क होता है, आउटकम अनसर्टेन होता है। तो उस समय आपका नाम का भी रिस्क, पैसे का भी रिस्क, मैंने वो शेयर करा।
गोइंग एड मैंने एनएचपीसी के 33-34 के अराउंड 3 लाख शेयर लिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट शेयर करा। मैंने गेल के 1 लाख शेयर लिए 90 रुपए पर, उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट सोशल मीडिया पे मैंने मतलब कि यूट्यूब पे अपने यूट्यूब चैनल पर इसको भी शेयर करा। फिर निफ्टी ऑटो का ईटीएफ 120 122 पर मैंने चीख चीख के बोला भैया ले लो, एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। अब यहाँ क्या है, दिक्कत क्या है कि यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं ना, हर शाख पे कुल्लू बैठा है तो अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। हर शाख पे एक एक्सपर्ट बैठा है। ब्रेकआउट का मतलब सोचते हैं कि बस ब्रेकआउट हुआ तो बस गोली हो जाएगा। अरे भैया एक चीज समझ लो, अगर ब्रेकआउट वाली चीज मेरे और आपके पास है तो वो कभी गोली नहीं होगी, पेन लेती है। मैं आपको फैक्ट देखिए, 120 122 का जो निफ्टी ऑटो ईटीएफ 130 गया, 125 आया, 134 गया, 120 के नीचे भी आया। तो किसी ने भी अमृत नहीं पिया है कि आप लो उसके नीचे नहीं जाएगा। और क्या है, मुझको किक मिलती है जब मैं कोई स्टॉक निकालता हूं, रिसर्च करता हूं, वो परफॉर्म करता है तो मुझे किक मिलती है। और मैं 750 शेयर, निफ्टी 500 के 750 शेयर, माइक्रो कैप 250 के 750 शेयर, इनके चार्ट्स में डेली बेसिस पे देखता हूं। क्योंकि भैया अपने को तो यही काम आता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिक्स हो जाए, किसी में आपको निवेश की अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी में ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो अपने को तो यही काम आता है। हमारा तो खर्चा भी यहीं से चलता है। आई डोंट हैव एनी रेंटल इनकम और अदर इनकम। शेयर बाजार पर टोटली डिपेंडेंट हूँ। तो दोस्तों एक चीज बोलूंगा आपको, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, शेयर मार्केट जो है खोने की नहीं पाने की चीज है। बट एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, नथिंग इज ओवरनाइट, नथिंग इज गारंटीड। जीवन में सिर्फ एक ही चीज गारंटीड है, वो है मृत्यु। बाकी कोई भी चीज गारंटीड नहीं है। तो आप भी जब भी मार्केट में पैसा लगाएं तो कम से कम 1 साल का नजरिया बनाएं। इससे नीचे का नजरिया तो मेरा ऐसा मानना है बनाना नहीं चाहिए। और ये चीजें भी मैंने जीवन से सीखी हैं। आपको रियल एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक राणे होल्डिंग नाम का स्टॉक था 636 640 के अराउंड, मैंने इसको स्पॉट करा और इसको लिया। और उसके बाद मैंने अपने फैमिली मेंबर को बोला कि भैया तू भी खरीद ले, और प्रॉफिट तेरा लॉस मेरा। तो उन्होंने थोड़े कम शेयर लिए, और जैसे ही हमने स्टॉक लिया उसके बाद आया चाइनीज क्राइसिस और स्टॉक आ गया 550 560। मेरे पास अपनी क्वांटिटी, अपनी क्षमता के अनुसार से डिसेंट क्वांटिटी थी। बट अगर मैं बेचने जाता, वॉल्यूम कम थे, रिवर्स सर्किट लग जाता। बट रिसर्च मैंने पूरी करी हुई थी। और एक चीज आपको, और साथ साथ में एक चीज जो निकल रही है बात से बात, वो ये है कि स्टॉक लेने से पहले रिसर्च करो। ये नहीं है कि मौसम बिगड़ गया तब रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज नॉट रिसर्च, दैट इज कॉम्प्रोमाइज। तब आप बहाने ढूंढ रहे हो कि यार उल्टा चला गया, आप क्या करें। तो मैंने लेने से पहले पूरी फंडामेंटल रिसर्च करी हुई थी और मैं उसके साथ बना रहा। जैसे ही टेक्निकली स्टॉक में यू टर्न दोबारा से आया, मैंने दोबारा से ऐड करा। और ये स्टॉक मुझे इसलिए याद है कि देखिए, मैं तो मल्टी बैगर वाला व्यक्ति नहीं हूँ। सिंपल भाषा में बोलूं तो आई एम नॉट अ मल्टी बैगर काइंड ऑफ अ एनिमल। मेरे जीवन में 2 या 3 मल्टी बैगर बने हैं। उनमें से वन वाज राणे होल्डिंग, जिसको 636 के अराउंड पहली एंट्री थी, उसके बाद की नीचे की एंट्री थी, जिसको 1800 रुपए के ऊपर मैंने बेचा। तो भैया क्या है कि अगर आप शॉर्ट टर्म 1 महीना 2 महीने का नजरिया बना के चीज लेते हो तो दिक्कत होती है। एक और एग्जांपल देता हूँ, एल्केम लैब्स। जब उसकी लिस्टिंग हुई तो भैया फार्मा का व्यक्ति हूँ, समझ में आता था भैया कंपनी बढ़िया है, चलेगी। तो मैंने क्या है कि फेब मार्च में लिस्टिंग हुई थी इसकी, मैंने स्टॉक लिए और लीवरेज ली। मैंने फ्यूचर में तो था नहीं, लीवरेज ली कि स्टॉक चलेगा। और इतना कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट क्या, ओवर कॉन्फिडेंट था कि भैया 31 मार्च नहीं निकलेगी। और हुआ क्या, फिर कोई ग्लोबल क्राइसिस आया, स्टॉक गिरा। तो गलतियों से आदमी सीखता है। कभी भी ना 1-2 महीने का नजरिया बना के कुछ भी मत करो, वो एक अलग चीज है, वो एक एडिक्शन है। बट अगर आप बड़ा पैसे को देख रहे हो तो कम से कम साल भर का नजरिया बनाओ। मैं तो और बेटर फील करता हूँ, मैं तो अब 1.5 से 2 साल का नजरिया बना के बड़ी पोजीशंस लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी 1.5 पौने 2 लाख रुपए से शुरू करी थी। और आज एक अच्छी जगह पे साउथ दिल्ली के एसडीए में मेरी पूरी बिल्डिंग है, नीचे मेरा ऑफिस है, ऊपर मेरा रेसिडेंस है। उसकी भी मार्केट वैल्यू अगर आप देखो तो अच्छी है। मार्केट वैल्यू पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भैया जहाँ रह रहे हो उसको आप कभी बेचोगे तो नहीं। और कभी कितना भी लीवरेज ले लो, एक चीज तो सीखी हुई है भैया हिंदी मूवी से, जिस घर पे रहते हो उसको कभी भी गिरवी नहीं रखना चाहिए। और मेरा पोर्टफोलियो भी काफी बड़ा है। और मतलब कि उस पर मैं क्या बात करूं, अभी जो मैंने एडवांस टैक्स दिया है 2023 का, जो पहली इंस्टॉलमेंट दी है, वो मैंने 50,50,000 रुपए की मैंने पहली इंस्टॉलमेंट मैंने एडवांस टैक्स की भरी है। तो ऑल इज गोइंग वेल। बट मेरी जो चाह है, मेरे जो ड्रीम्स हैं, वो यहाँ खत्म नहीं हो रहे हैं। और मेरी चाहत है, जैसे मैंने बोला कि भैया 20 से 25 करोड़ की मैं सिंगल एसेट क्लास में एक लीवरेज पोजीशन लेना चाहता हूँ। अपनी वाइफ के नाम पर सिंगल एप्लीकेशन 100 करोड़ की एज अ एंकर इन्वेस्टर लगाना चाहता हूं। बट ये चीजें ओवरनाइट नहीं होंगी, समय लगेगा, मैं जानता हूं।
तो इस ओवरनाइट वाली चीज को आप भी समझें, संयम से रिसर्च करके आप काम करें और अपने भविष्य को आप बदल सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।